दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हमारे मेहमान हैं, बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सैयद हसन जाफर जैदी साहब। जाफर साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। बहुत शुक्रिया कामरान, आपसे ये मीटिंग रख के मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा। बिल्कुल। आ, मोस्ट द, वेलकम। चलें दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं हसन जाफर जैदी साहब के बारे में। इनके क्रेडिट के ऊपर 13-14 से ज़्यादा किताबें इनके क्रेडिट के ऊपर। इनके इदारे का नाम इदारा मुताल्ला तारीख, जिससे मुंसलिक होके इनका ही इदारा है, और उसके तहत जो है ये काम करते हैं, किताबें छापते हैं। इनकी वैसे तो हर किताब ही मार्केट आ रहा होती है, मगर एक किताब जो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है वो है पाकिस्तान कैसे बना। इसके बारे में भी बात करेंगे जाफर साहब से। और जाफर साहब पेशे के लिहाज से इंजीनियर, पीटीवी के साथ भी मुंसलिक रहे, पीटीवी की यूनियन के साथ भी मुंसलिक रहे, और उसके बाद वापदा, और वापदा के बाद सऊदी अरेबिया, और उसके बाद कंसल्टेंसी। ये मैंने बिल्कुल एक एक लफ्ज के अंदर पॉइंटर बना के मैंने यहाँ पे ये बातें जो है वो मेंशन कर दी। तो हसन भाई, आप मुझे बताएं, अपनी जिंदगी के बारे में बताएं, किस तरह ये जिंदगी का सफर शुरू हुआ। और बड़ी डाइवर्स है आपका, मतलब पेशे के लिहाज से आप इंजीनियर, कोई लेबर वाला मामला नहीं, वर्कर्स वाला मामला नहीं, मगर फिर यूनियन से भी मुंसलिक, और उसके बाद फिर बिल्कुल ये रिसर्च की तरफ आना। तो ये अपने बारे में बताएं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया कामरान। देखिए, एज यूजुअल हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ओरिजिनेट हुए। मेरे वालिद साहब पोस्टल सर्विस में थे, अकाउंटेंट। और सरगोदा में हमारी ओरिजिनल अपब्रिंगिंग हुई। तो लिखने पढ़ने का शौक गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा से ही, बल्कि गवर्नमेंट हाई स्कूल सरगोदा से ही था। लेकिन जब लाहौर में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ 69 में, तो ये दौर पाकिस्तान की तारीख में ना उससे पहले वैसा दौर आया ना आज तक आया है। राइट। वो जो पॉलिटिकली वाइब्रेंट पीरियड था, इतनी एनलाइटनमेंट और लोगों में सियासी शऊर। सही बात। तो उसी जमाने में अली जाफर भाई जो हैं वो नुसरत के एडिटर हो गए थे। हनीफ रामे साहब उसके चीफ एडिटर थे, और हनीफ रामे साहब पीपल्स पार्टी की एक्टिविटीज में चूंकि बहुत ज्यादा टाइम दे रहे थे, तो उनको असिस्ट करने के लिए फिर अली जाफर भाई जो है उनके साथ आ गए। फिर रिसाला अली जाफर ही निकालते थे। हनीफ साहब तो अदारिया लिख के भेज देते थे, या आते भी थे, बैठते भी हाँ, थे दफ्तर सही। में। तो मैंने फर्स्ट ईयर अपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में वहाँ बैठना शुरू किया। और 1970 में नुसरत में मेरा पहला सियासी तजज़िया का मजमून छपा। जबरदस्त। ये ये आपको याद होगा, लैला खालिद ने एक इसराइल का तैयारा जो है उसको हाईजैक किया था। बिल्कुल, ये तो पड़ा उस हुआ है रोज, हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो उस रोज मैं बैठा हुआ था दफ्तर में। तो अली जाफर भाई कहने लगे कि तुम क्यों नहीं इससे शुरू करते, इस पे लिखो। अच्छा। तो मैं फिर गया लाइब्रेरीज में, थोड़ा सा रिसर्च इकट्ठी की। बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, मैं करंट अफेयर्स को भी और हिस्ट्री को भी थोड़ा सा साइंटिफिकली, तो मैंने इकट्ठा किया डाटा। और अगले दिन मैंने वो तफसीली मजमून लिखा। और वो नुसरत का वो जो उस जमाने में हफ्तरोजा में दरमियाने वाला पेज होता था, उस पे वो बड़ा आर्टिकल छपा। तो मुझे चले। बड़ी एक्साइटमेंट हुई। तो वो जो दौर है उसने एक्चुअली काया पलट की है। हम बेशतर लोगों की जो मेरी एज के हैं, एनएसएफ में फिर मैं रहा, फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की लेफ्ट की पॉलिटिक्स में रहा। हमने 1971 का इलेक्शन भी लेफ्ट ने जीता इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद फिर मैं हल्का अरबाब ज़ौक़ में एक्टिव हो गया। अच्छा। वहाँ ये डॉक्टर अजीजुल हक का जो ग्रुप था, यंग पीपल्स फ्रंट, शाहिद महमूद नदीम, फिर इन लोगों के साथ हल्का अरबाब ज़ौक़ की जो प्रोग्रेसिव लिटरेचर की मूवमेंट थी, उसमें मैंने फिर एज ए जॉइंट सेक्रेटरी रोल प्ले किया फ्रॉम 1974 टू 1976। 2 साल मैं जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर रहा। तो हल्के में दो ही ऑफिसेज होते हैं, एक सेक्रेटरी और एक जॉइंट सेक्रेटरी। ठीक। तो पहले टेन्योर में मेरे साथ सेक्रेटरी अमजद इस्लाम अमजद थे, और राइट। दूसरे टेन्योर में मुन्नू भाई थे। अच्छा। और हमारी जो
मजलिस आमला थी, उसमें किश्वर नाही, यूसुफ कामरान, शहजाद अहमद, याह्या अमजद। तो उस 2 साल में मैंने फिर जो लिटरेचर में और इंटेलेक्चुअल फ्रंट पे बहुत एक्टिवली काम किया। और हल्का अरबाब ज़ौक़ लाहौर तो उस वक्त जाना पहचाना जाता था कि ये उसके उसको तो बल्कि इंतज़ार हुसैन साहब ने टाइटल दे दिया था हल्का अरबाब ज़ौक़ सियासी। अच्छा। ब्रैकेट में जो अपने कॉलम में हमारे इस हल्के का जिक्र करते थे तो सियासी। लिखते थे सियासी। और खुद वो अलग हो गए थे 8-10 अदीब, वो टी हाउस में बैठने लगे थे और अपने हल्के को वो कहते थे ब्रैकेट में अदबी। अच्छा। तो 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 ये ब्रांड भी लगा। हाँ। और वो काफी साल ये तकसीम रही, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई 80 से 100 आदमी इकट्ठे होते थे, YMCA में होता था ये। और बहुत क्राउड इकट्ठा होता था और बड़ी इंटेलेक्चुअल डिबेट होती थी। और इंटेलेक्चुअल डिबेट की कई डायमेंशंस थी, राइट और लेफ्ट की थी। फिर लेफ्ट के अंदर प्रो रशिया प्रो चाइना की थी। तो बड़ी डाइवर्स बहसें होती थी। उन्हीं उसी जमाने में मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मैं PTV में आ गया एज निगरान इंजीनियर। तो अच्छा। और लाहौर में मेरी पोस्टिंग हो गई, तो शाहिद नदीम और मैं और बाबर जमान, फिर हम लोग यूनियन में एक्टिव हो गए। मगर मैं इंजीनियरिंग विंग को। इंजीनियर होते हुए भी यूनियन में एक्टिव हो सकते थे, मतलब आप ऑफिसर ग्रेड में होंगे ना? हाँ जी जी, बल्कि लेकिन यूनियन हमारी सारे ग्रेड्स की कंबाइंड थी। अच्छा। और उसमें हमने जो उस जमाने में हम नारा लगाते थे ना, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट, जी जी। तो उसका हमने वहां ये किया था कि ओबी वैन के ड्राइवर को हमने यूनियन का प्रेसिडेंट बना दिया था। सही। तो तो, तो उस वक्त बहुत ही एक और एक्साइटमेंट का दौर था। तो PTV की यूनियन में भी काम किया। फिर जब 77 में ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ लगा, तो चंद महीने के बाद फिर वो एक स्ट्राइक हुई, टेक ओवर हो गया PTV का। जी। और उसके रिएक्शन में फिर ज़िया-उल हक ने बड़ा जबरदस्त वो किया, क्रैकडाउन। ऑपरेशन, जिसमें क्रैकडाउन किया। हमारे सब दोस्त जो है वो जेल में चले गए। मैं सिर्फ 5 मिनट पहले अपनी ट्रांसमिशन खत्म करवा के वैन में निकला, तो पता चला कि जो रात को लोग मौजूद थे वहाँ वो सब पकड़े गए। सुबह को फिर हमने एजिटेशन शुरू किया। तो उसके खैर मैं अब तफसील में नहीं जाता, वक्त कम है और बहुत सी चीज़ें हमने जिक्र करनी है। तो फिर 77 के बाद ये ऐसा दौर आया जो बहुत ही क्रैकडाउन का दौर था। तो उसी जमाने में मुझे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर बशर हसन साहब ने कहा कि भाई, मैंने जाहिद चौधरी साहब से कहा है जी। कि पाकिस्तान की सियासी तारीख पे कोई प्रफाउंड काम नहीं हुआ, तो सही। ये काम आप कर सकते हैं। और इसको आप अगर कर दें तो ये बहुत बड़ा काम होगा जो पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई, मुझे एक रिसर्च एसोसिएट दें, मैं अकेला तो ये काम नहीं संभाल सकता। जी। तो डॉक्टर साहब ने मेरी और जाहिद साहब की मुलाकात कराई। अच्छा। और बस फिर वो दिन था। और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब से मेरी बेगम नाराज। डॉक्टर साहब ने कहा, भाई, हमने इनको मिलवाया जरूर था, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि इतने सीरियस हो जाना। क्योंकि मेरी रूटीन ये थी अपना कामरान भाई के सुबह 7:30 बजे वापडा की होती थी। तो इस तरह से फिर वो जो पाकिस्तान की सियासी तारीख पर तहकीक का काम है, वो मैंने फिर जाहिद चौधरी साहब के साथ किया सुबह से रात तक। यूँ समझें कि पहले मैं वापडा की जॉब करता, और दोपहर को 2 बजे के बाद पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी। उसके बाद शाम को उनके साथ बैठ के डिस्कशन करनी, फिर मैंने बैठ के अपने स्क्रिप्ट पे काम करना, उन्होंने अपने स्क्रिप्ट पर दिन में काम कर लेते थे। तो मैं रात को 12 बजे घर आता था। अच्छा। तो ये मेरी रूटीन ठीक। 8-10 साल जारी रही। बिल्कुल। तो उसमें हमने पाकिस्तान की सियासी तारीख पे काम किया, मुसलमानों की सियासी तारीख पे काम किया, और बेसिक रिसर्च वर्क हमने कंप्लीट का बहुत हद तक कंप्लीट कर लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1985 में चौधरी साहब की डेथ हो गई। तो उसके बाद फिर मैंने इसको जारी रखा, और 12 जिल्दें हमने पाकिस्तान की सियासी तारीख पर बड़ा प्रोड्यूस की। काम है आपका। हाँ, बिल्कुल। एक किताब सर सैयद अहमद खान पर, और फिर 4 जिल्दें जो हमारा इस्लामी दौर है शुरू का, हजरत का दौर, खुलफाए राशिदीन का दौर, बनु उमैया का दौर, बनु अब्बास का दौर, इन सबको मिला के 4 हमारी जिल्दें उस दौर पे है।
और अभी रिसेंटली हमारी एक 4 जिल्दों पर मुश्तमिल सल्तनत उस्मानिया पर शाया हुई है किताब, बिल्कुल बड़ी हाल में बड़ी ही। बड़ी और बात है, सल्तनत बड़ी बात। उस्मानिया पर, हाँ, सल्तनत उस्मानिया पर उर्दू में काम बहुत ही कम है। सिर्फ एक ही किताब पाई जाती है जो डॉक्टर मोहम्मद उजैर की है, जो कोई 70-80 साल पहले इंडिया में छपी थी। उसके बाद अब ये हमारी किताब है, लेकिन इसका रिसर्च लेवल, इसके अंदर जो कवरेज है, जो अप्रोच है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के हवाले से, वो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ नक्शा पेश करती है आपको सल्तनत उस्मानिया के अरूज और जवाल, और फिर यूरोप की भी आधी तारीख इसमें आ जाती है सही। कि यूरोप की एवोल्यूशन कैसे हुई। तो ये है मुख्तसर जो बहुत मेरा इल्मी और तहरीरी और तसनीफ़ी और तालीफ़ी और रिसर्च के काम की बहुत मुख्तसर। हसन साहब, आपका बहुत ही काबिल सताइश काम है। अच्छा, यहाँ पे हसन भाई मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा। अभी हाल ही के अंदर हूद भाई साहब की भी एक किताब आई है, जिसके अंदर बिल्कुल अभी 1 महीना हुआ है, जिसके अंदर उसका ओरिजिन और फ्यूचर के बारे के अंदर है, और दो कौमी नजरिए के ऊपर उनकी जबरदस्त किस्म से तनकीद है। उससे पहले भी आपका ये काम हुआ हुआ है। और वैसे तो ये इतनी जकीम किताबें हैं, मगर अगर मैं मतलब 2-4 जुमलों में मैं चाहूं कि आपका नजरिया क्या है। मतलब दो तरह के नजरिए पाए जाते हैं। एक जैसे फार राइट है कि दो कौमी नजरिया एक साथ नहीं रह सकते थे, आप उसको भी पूरी तरह से नहीं मानते। दूसरा नजरिया ये कि ये तो सेफ हेवन बनाया था जागीरदारों ने, नवाबों ने। जो लिबरल आप कहते हैं कि लिबरल ये नजरिया ले लेते हैं, आप पूरी तरह उससे भी जो है वो एग्री नहीं करते। तो दो लफ्जों में आप, क्योंकि आजकल ये हॉट टॉपिक है, दो दो चार लफ्जों में, बहुत मुश्किल काम मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पूरी की पूरी आपकी तो सीरीज है। मगर अगर आप 2 लफ्जों में 4 लफ्जों में इसको सम अप करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा नाजरीन के लिए। हम्म, हम्म। देखिए, एक तो आधी बात तो आपने खुद ही कह दी है कि जो दो एक्सट्रीम आरा हैं, कि एक है कि इस्लामी निज़ाम की तजर्बागाह के लिए ये लिया गया और नफाज इस्लाम इसका मकसद है, वो नैरेटिव है। दूसरी तरफ जो ये नैरेटिव है कि ये तो अंग्रेज़ों ने साजिश करके जागीरदार और नवाबों के साथ मिलके अपने लिए एक जो है वो डिवाइड एंड रूल की उनका नुक्ता डिवाइड एंड नजर रूल के था, तहत और किया। हाँ। या या और फिर एक गैरिजन स्टेट के तौर पे इसको बनाया। डॉक्टर इश्तियाक की भी इसके ऊपर एक किताब जी आई हुई जी है, बिल्कुल। उनका भी नुक्ता नजर यही है। लेकिन जो हकीकत है ना, जो रियलिटी है, वो इनके दरमियान में है, और बहुत बड़ा दरिया है सही। वो इतनी छोटी सी चीज नहीं है। सही। हमारे यहाँ मुश्किल ये होती है कि इसको मैं कहता हूँ फ्रेगमेंटेड व्यू ऑफ हिस्ट्री, ओके। कि आप हिस्ट्री के कुछ फ्रेगमेंट्स उठाते ठीक। और उनको कनेक्ट करके उसको टोटेलिटी बना देते हैं। यही हो रहा है दोनों तरफ से। अच्छा, जो हिस्ट्री का अपना फ्लो है ना, वो मल्टी डायमेंशनल होता है, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स नहीं होते। और वो 2 डायमेंशनल भी नहीं, 3 डायमेंशनल भी नहीं, मल्टी डायमेंशनल है। और जब मल्टी डायमेंशनल चीज़ों का फ्लो होता है ना, तो वो लेयर होती है, वो एक लाइन नहीं होती। मैं सही। थोड़ा सा अपनी नहीं नहीं, इंजीनियरिंग के बिल्कुल टर्म्स के अंदर बिल्कुल, लेके ये आती हूँ। सीखने का मौका अच्छा, मिल रहा अब है। ऐसा है। हाँ, अब ऐसा है कि सब कॉन्टिनेंट में, मैं अंग्रेज़ों के दौर से पहले नहीं जाता, जब अंग्रेज़ों के जाने का वक्त आने लगा या अंग्रेज़ों का दौर मुस्तकम हुआ, और उसके बाद तो यहाँ स्टेक होल्डर्स बहुत से हो गए थे, एक स्टेक होल्डर नहीं था। उसका बहुत ही पुराना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली कौमियतें थीं। ज़ात पात का निज़ाम भी था, निचली ऊंची ज़ात। और बड़े मज़ाहिब में हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, फिर हिंदुओं में भी दलित थे। तो हर एक को अपनी स्पेस चाहिए थी इस पे, सही। कि हम जो नया एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आया था, नया गवर्नेंस का स्ट्रक्चर अंग्रेज लेकर आए थे, जिसने रिप्लेस किया था मुगलों के स्ट्रक्चर को, उसमें अपने लिए जगह पाएं। उसमें शुरू में ही सबसे ज़्यादा स्पेस जो है वो, चूंकि आबादी में भी ज़्यादा हिंदू थे, और उनकी
इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी भी पहले शुरू हो गई थी, वो तालीम में भी पहले आ गए थे, और कंपनी की हुकूमत में भी सबसे पहले वो इसलिए आ गए थे कि कंपनी को रेवेन्यू का काम मिल गया था प्लासी की जंग के बाद। सही। उस विक्ट्री के बाद कंपनी टुक ओवर द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ बंगाल। तो उनको एक बाय डिफॉल्ट एक सर्विसेज के अंदर पोजीशन हासिल हो गई, फिर तालीम में राजा राम मोहन राय और फिर और बहुत से लोग, तो वो कम्युनिटी के तौर पे एक स्टेप आगे चले गए। बाकी जो कम्युनिटीज थी दे मगर टुक विद टाइम, और इन, खास तौर सर, विद इन कम्युनिटी भी डिवीजन होगा ना ये? हिंदू चले हाँ तो गए हाँ थे मगर ब्राह्मण। जी 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 जी, विद इन कम्युनिटी भी एक मसला था कि ऊंची जात के और निचली जात के वो एक डिवीजन थी, और उसकी कई हजार साल की तारीख थी। समाजी जड़ें उसकी इतनी मजबूत थी कि डिस्पाइट उसको कम करने की कोशिश राजा राम मोहन राय ने भी की, गांधी जी ने भी की, और बहुत से लोगों ने की। अम्बेडकर सबसे बड़ा नाम है जो कि उस कम्युनिटी को लीड करते थे। लेकिन जब अंग्रेज के जाने का वक्त आया तो हर कम्युनिटी को ये लगा कि अब जो रिप्लेस होने के बाद ऑर्डर जब बनेगा उसमें हमारे लिए क्या होगा। सही। और ये मैं उस कम्युनिटी में सारी क्लासेस की बात कर रहा हूँ। और ये शुरू हो गया था 20वीं सदी के आगाज से ही, यानी जब तकसीम बंगाल हुई और वो सारा सिलसिला हुआ। अब मैं पिछली 19वीं सदी में नहीं जाता, वो एक अलग बहुत तफसीली हो जाएगा, कि उसमें ही ये डिवीजन जो है ये शुरू हो गई थी। कम्युनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये शुरू हो गए थे। जो आर्य समाज मूवमेंट शुरू हो गई थी, जो फार राइट थी जो कहते थे कि हम 2500 साल पुराना राम राज लेके आएंगे। और फिर 20वीं सदी शुरू हुई तो आरएसएस बन गई, हिंदू महासभा बन गई, और एक ऐसी रिवाइवल की मूवमेंट शुरू हो गई। तो एक खींचातानी की फिजा यहाँ शुरू हो जाती है। अच्छा, ड्यू टू नंबर्स, नंबर्स में चूंकि हिंदू कम्युनिटी ज्यादा थी तो जो नंबर्स में कम थे उनको एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना शुरू हो गया। सही। और इसमें 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 अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को बढ़ाने में जो अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप ने कोई मुस्बत किरदार अदा नहीं किया, उन्होंने इसको बढ़ने दिया। और ब्रिज करने के लिए जो चीजें की गई वो कॉस्मेटिक लेवल पे थी। हालांकि 1916 के मुआहदा लखनऊ में बहुत हद तक ब्रिज हो गई थी चीजें, और हिंदू लीडरशिप में ब्रिज करने वाली कुव्वतें बहुत अच्छी थी, सीआर दास थे और गोखले थे और बहुत से लोग थे। लेकिन 1920 की जो दहाई शुरू होती है उसमें फिर इंतहा पसंद शुरू हो जाती हैं। इधर खिलाफत मूवमेंट की बाकियात जो है वो रिलीजन मुस्लिम रिलीजियोसिटी को प्रमोट करने लग जाती हैं। उधर आरएसएस हिंदू महासभा वो हिंदू एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करना शुरू कर देती हैं, और फिर ये मामला आगे बढ़ता ही जाता है। फिर रॉयट्स शुरू हो जाते हैं, फिर वो अ, इलम दीन वाला वाकया हो जाता है, फिर और बहुत सारी एक लंबी चौड़ी सीरीज है। लेकिन असल बात ये थी कि जो भी कम्युनिटीज थी उनकी क़यादतों का बुनियादी मरकज ये था कि हमें एक यूनाइटेड फ्रेमवर्क में रहते हुए कोई तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल बन जाए, विद कि इन हम विद इन अपने कन्फेडरेशन। विद इन कन्फेडरेशन हम एक सियासी, माशी, समाजी और सकाफती तौर पे महफूज हों। तो मसला ये था कि जो हिंदू लीडरशिप थी, बिग कैपिटल भी उनके पास था, बिरला, टाटा और बहुत से जो बड़े बिजनेस ग्रुप्स थे, कांग्रेस की उनको बैकिंग थी। तो कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, स्पेशली नेहरू और पटेल, उनका ये था कि हम जो ग्लोरी है एंशियंट इंडिया की उसको रिवाइव करेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया उसकी किताब है नेहरू की, तो उसमें वो ख्वाब देखता है कि हम बड़ी, तो उसमें सबको ये खौफ होने लग गया था कि हम उसमें एक मेजोरिटेरियनिज्म के नीचे कुचले जाएंगे। तो निचली जात के जो थे उन्होंने भी अपनी एक तंजीम एसोसिएशन बना ली जिसमें अम्बेडकर भी थे, जोगिंदर नाथ मंडल भी थे, और मुसलमानों में ये एहसास बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन 40 की करारदाद के बावजूद
1946 में जो वजारती मिशन आया, जिस पे हमने बहुत तफसील से लिखा है अपनी किताब में, उन्होंने एक जोनल स्कीम दी कि हिंदुस्तान 3 जोन्स में हो जाए। जोन ए में जो बेली गैर मुस्लिम इलाके जिन्हें हम कह सकते हैं, और जोन बी में वो इलाके जो आज के मौजूदा पाकिस्तान में हैं बशमूल मुकम्मल पंजाब, और जोन सी जिसमें मशरकी इलाके बंगाल और असम। और इसको मुस्लिम लीग ने तस्लीम कर लिया। वो एक बड़ा डिसाइडिंग मोमेंट था ये हिस्ट्री में, बाद उन्नीस बड़े सौ डिसाइड। छियालीस था ये। 46 की बात है। 46। हालांकि 45 46 के इलेक्शन मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नारे पर जीते थे। तो ये एक बड़ा डिसाइडिंग मोमेंट था जिसको सेबोटाज करके आज तक वो ऐसे मसाइल हुए हैं कि आज तक हल नहीं हुए। इतनी इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट, इतना मल्टी रेशियल, मल्टी कम्युनल, एक बड़ी लूज कन्फेडरेशन में ही यूनाइटेड रह सकता तो था। ये हसन साहब, लेकिन ये लेकिन सेबोटाज का जिम्मेदारी किसके सर आयद करते हैं आप? इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो नेहरू को जिम्मेदार करार देते हैं। उन्होंने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में नेहरू को इसका जिम्मेदार करार दिया। लेकिन जो ट्रांसफर ऑफ पावर पेपर में कॉरेस्पॉन्डेंस है गांधी की आसाम वालों के साथ और इधर खान बरादरान के साथ, वो ये है कि आप लोग ये जो ग्रुपिंग है इसको अपोज करें। तो गांधी समेत सारी ही जो मेन लीडरशिप थी कांग्रेस की, उन्होंने अपोज किया और अबुल कलाम आजाद ने सपोर्ट किया। लेकिन अबुल कलाम आजाद को फिर कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया गया, क्योंकि जब वो इसको सपोर्ट कर रहे थे तो उस पर एतराज हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने अपनी जाती हैसियत में किया है, और फिर देन ही वाज नो मोर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। वो एक मूवमेंट था। उसके बाद फिर ये जो मैं अगेन कंक्लूड करने की तरफ आता हूँ कि जो लेयर्स हैं ना, जो डायमेंशंस हैं, उसमें जो अवामुन नास थे, हर कम्युनिटी के, हिंदुओं के हों, मुसलमानों के हों, सिखों के हों, ईसाइयों के हों, दलितों के हों, वो जो अवामुन नास का एक फैक्टर है ना, जो जलसों में हजारों लाखों की तादाद में जाते थे, और बसों में भर के नहीं लेके जाता था कोई भी, किसी भी पार्टी के यहाँ ये रिवाज नहीं था, खड़े होकर लोग सुनते थे। तो इस सारे फिनोमेनन में मैसेज को हम माइनस नहीं कर सकते। तो एक मसला हमारे यहाँ जो लिबरल्स या कुछ और दोस्त हैं उनका ये हो जाता है कि वो जो मासेस का फिनोमेनन है उसको एलिमिनेट करके सारी गेम को ले आते हैं कि माउंट वेवल क्या लिख रहा था, माउंट बैटन क्या लिख रहा था, जिन्ना क्या कह रहे थे, पंडित नेहरू क्या कह रहे थे। वो एक अलग डिबेट है, उसके अंदर भी अगर जाए तो वो सूरत नहीं है जो कि ये साबित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अवामुन नास की उमंगों को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हिस्ट्री से। तो उसको रखते हुए ये जो 46 के इलेक्शंस के बाद का फिनोमेनन है, उसमें जिन्ना ने जब ये एक्सेप्ट कर लिया कायद आजम ने कि हम ये जो जोनल स्कीम है इसको मंजूर करते हैं, तो उन पे विद इन पार्टी ही एक तरह की अपोजिशन सी आई कि ये तो हमने इलेक्शन जीता है पाकिस्तान पे। तो उन्होंने जवाब में कहा कि आप इसी को पाकिस्तान समझे, और इसमें एक शिक है कि 10 साल के बाद फिर इसको रिव्यू किया जाएगा, तो फिर उस वक्त देख लेंगे। तो बीइंग ए प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन ही एग्रीड टू दिस। लेकिन उस वक्त जो बरतानिया की भी हुक्मरान जमात थी, लेबर पार्टी, और बरतानिया की जो एक एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनका ये ख्याल था कि इसको अगर लूज कन्फेडरेशन में रखा और एक टाइट सेंटर के थ्रू कंट्रोल ना किया, तो चाइना में माओ जेतुंग आधे से ज्यादा चाइना, रेड चाइना एरियाज ले चुका था। सोवियत यूनियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ही स्ट्रांग होके इमर्ज हुआ था। इधर पूरे साउथ ईस्ट एशिया में आज़ादी की तहरीकें बड़ा जोर पकड़ गई थी, और कम्युनिस्ट मूवमेंट विद इन इंडिया भी काफी स्ट्रांग थी, और मिडल ईस्ट के अंदर जो है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रही थी। तो अंदेशा ये था कि ये जो लूजली कन्फेडरेटेड इंडिया होगा, ये कहीं फ्रेगमेंट ना हो जाए। तो उनकी प्रेफरेंस ये बनी कि एक स्ट्रांग सेंट्रल हुकूमत बननी चाहिए, और स्ट्रांग सेंट्रल हुकूमत बनाने के लिए फिर ये स्कीम को खुद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने
एटली की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको नामंजूर कर दिया, और वेवल इसी बुनियाद पर डिसमिस उसको इन्होंने कर दिया, क्योंकि वो जोनल स्कीम का बहुत बड़ा हामी था और उसने स्टैंड लिया था कि जब हमने ये स्कीम दी है तो हम इसको अमल दरामद क्यों नहीं कर लेते। चुनाचे उसके बाद से फिर माउंट बैटन के आते ही फिर वो, यानी यूं समझे कि फैसला ये हुआ कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं बना सकते तो हम दो स्ट्रॉन्ग सेंटर बना देते, ताकि जो कंटेनमेंट ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स और कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक ये की जा सके। उसके लिए उनका सिर्फ ये कह देना, जैसे डॉक्टर इश्तियाक साहब प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान ही फोकस था, पाकिस्तान ही नहीं था, उनका था कि दो स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाए जाएं। और फिर उन दो स्ट्रॉन्ग सेंटर्स में नेहरू ने भी इंडिया में कम्युनिस्टों के साथ कुछ काम नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं किया, दोनों जगह पे कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म की जो है पॉलिसी उसके ऊपर अमल हुआ। तो इस तरीके से जब प्रेफरेंस ब्रिटिश लेबर गवर्नमेंट की भी ये हो गई, तो फिर चीजें बड़ी तेजी से पार्टीशन की तरफ गई, और फिर जिस जल्दबाजी में पार्टीशन की गई, जितनी हैप हैजर्ड तरीके से की गई, उसके नतायज बड़े ही खूंरेज हालात के अंदर निकले। कहाँ 1948 में होना था ट्रांसफर, उसको अर्ली किया गया एक साल 47 में, और अप्रैल में माउंट बैटन आता है, और अगस्त तक 3-4 महीने में सब कुछ लपेट दिया जाता है। तो ये मैं कहूँगा मुख्तसरन कि हिस्ट्री के उस पूरे फिनोमेनन में अंग्रेज की फर्स्ट प्रेफरेंस इतनी तफसील से ट्रांसफर ऑफ पावर में दी गई है कि हम इसको तकसीम करने के हक में नहीं है, क्योंकि हमने जो एक सिविल मिलिट्री ढांचा 150-200 साल की मेहनत से बनाया है एक यूनाइटेड इंडिया का, उसको रहना चाहिए, तो वो कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म के लिए बेहतर होगा। लेकिन जब यूनाइटेड इंडिया की वाहिद सूरत यही नजर आई कि ये एक लूज कन्फेडरेशन हो, तो फिर ये फैसला हुआ कि हम दो स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाएं। तो हकूमती सतह पर, एडमिनिस्ट्रेशन की सतह पर ब्रिटिश इंटरेस्ट, जो कांग्रेस की लीडरशिप का इंटरेस्ट, उन सब के कॉन्फ्लिक्ट्स ने फाइनली जो नतीजा निकला वो ये हुआ कि जो स्टेक होल्डर थे वो सब कुछ नहीं ले सके जो लेना चाहते थे, पार्टली सबको मिल गया। कांग्रेस पूरा यूनाइटेड इंडिया चाहती थी, वो नहीं मिला। अंग्रेज पूरा यूनाइटेड इंडिया चाहते थे, वो नहीं हुआ। मुसलमान यूनाइटेड पंजाब और यूनाइटेड बंगाल लेना चाहते थे, वो नहीं हुआ। सिख अपने लिए एक अलग रियासत खालिस्तान। चाहते थे, वो नहीं हुआ। तो उस उस अफरा तफरी में जिस तरीके से ये हुआ, खींचातानी में जब होता है कि जिसके हाथ जो लगे, तो ये सूरत है। तो पार्टीशन को देखने की जितनी डायमेंशंस हैं उनको देखना चाहिए। नफाज इस्लाम जरूर ठीक है, लोगों के दिलों में इस्लाम के साथ एक मोहब्बत थी, उमंगें थी। मुस्लिम लीग के जलसों में इकबाल की नज़में पढ़ी जाती थी, और इकबाल की नज़में पढ़ने वालों में मौलाना जफर अली खां से लेके जीएम सैयद तक थे। तो वो सब इकबाल की नज़में पढ़ते थे, और एक था, एक इस्लाम के डायमेंशन को हम रूल आउट नहीं करते, लेकिन वो फकत एक डायमेंशन नहीं थी। तो डॉक्टर इसरार और बाकी जो राइट के लोग हैं, वो उन चंद पॉइंट्स को, फ्रेगमेंट्स को उठाते हैं और कायद आजम की इस्लाम के हवाले से तकरीबन को उसको टोटलिटी बना देते हैं। इसी तरह से हमारे जो तरक्की पसंद अहबाब हैं, दोस्त हैं, वो भी कुछ फ्रेगमेंट्स को उठाते हैं और जोड़ के बना देते हैं। दो कौमी नजरिए पर क्विकली एक बात मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये बात कि ये दो इकट्ठे नहीं रह सकते, ये 1924 में लाहौर के आर्य समाजी लीडर थे लाला लाजपत राय। उन्होंने एक लाहौर से अखबार निकलता था ट्रिब्यून, अच्छा। ट्रिब्यून में ये मजमून छपा उनका कि मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है आफ्टर स्टडी ऑफ लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर ऑफ मुस्लिम्स, के ये हम इकट्ठे नहीं रह सकते। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओरिजिन दो कौमी नजरिए का 1924 में लाला साहब के मजमून से लाला है। लाजपत राय, और फिर लाला लाजपत राय ने इसी मजमून का एक खत सीआर दास को लिखा, जो बंगाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने वहाँ कलकत्ता म्यूनिसपैलिटी से लेकर बाकी सारे अदारों में, वो उसके मेयर थे, मुसलमानों को उनकी तादाद से भी ज्यादा कोटा दे दिया था, और उस पर यह कहा था कि चूंकि ये हिस्टोरिकली पछड़ गए हैं, तो उस गैप को कवर करने के लिए इनका कोटा ज्यादा बढ़ा दिया जाए।
चुनाचे उनको भी लाला लाजपत राय ने खत लिखा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो हम तो इकट्ठे नहीं रह सकते। अच्छा, अब अगली बात जो इसका डॉट है वो ये है कि 1940 के लाहौर के तारीखी खुतबे में कायद आजम ने कहीं 1930 के इकबाल के इलाहाबाद के खुतबे का कोई जिक्र नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उन्होंने, हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी जेब से लाला लाजपत राय का वो 1924 का मजमून और सी आर दास को लिखा हुआ खत, जो एक किताब में छपा था, वो निकाल कर उन्होंने दिखाया कि हम तो आज 1940 में ये बात कर रहे हैं, और आप वो इसी शहर में लाला साहब 1924 में ये बात उन्होंने कही, और वो किताब उन्होंने जेब से निकाल के दिखाई कि ये हमें डिवाइड करने, और ये फिर वो दो कौमी नजरिए की बात उन्होंने की। अच्छा। सो हिस्ट्री की टोटलिटी को देखना चाहिए। हम ये कहें कि दो कौमी नजरिया, तो असल में बात ये थी कि ये महज नजरिया नहीं था, ये ग्राउंड रियलिटी भी थी कि अच्छा, ये समाजी तौर पर यानी ये ग्राउंड रियलिटी थी अपनी जगह पर। सही है। बट स्टिल ग्राउंड रियलिटी के होते हुए ये इम्कान था कि ये कौमें इकट्ठी एक लूज कन्फेडरेशन में रह सके। रह सके, मैं ये समझ रहा हूँ। कहना कि हाँ, बहुत सारी दुनिया में, और मिसाल दी जाती थी उस वक्त, रूस की मिसाल दी जाती थी कि यूक्रेन एक अलग इंडिपेंडेंट, उसकी ऑटोनोमस है, उसका जी। फ्लैग अलग है, उसका यूएन का मेंबरशिप अलग है। बेलोरसिया की मिसाल दी जाती थी। मैं अपना कनाडा की जो है वो मिसाल दी जाती थी। क्यूबेक प्रोविंस की मिसाल दी जाती थी। ये उस वक्त के डिबेट्स के अंदर अगर आप देखें तो ये था कि एक लूज कन्फेडरेशन में रह सकते। तो ये है मुख्तसरन मेरा जवाब इस पर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अगरचे 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 इतना मुख्तसर फिर भी नहीं नहीं रहा। हो नहीं सकता, वरना इतनी किताबें थोड़ी लिखी जाती हैं। आप इतनी रिसर्च नहीं होती अगर इतना ही मुख्तसर होता। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे, एक चीज का आपने जिक्र किया कि अवामी उमंग। तो ये जो अवामी उमंगे हैं, ये आप 1947 और उससे पहले की आप बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा रेलिवेंट है आज के दौर से भी ये बात। अवामी उमंग, आप जैसे आज पाकिस्तान के हालात हैं, एक पूरा सियासी बहाव चल रहा है, जिस अंदाज में लोग, इमरान का नाम मैं ले देता हूँ, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ, पीटीआई, या और थोड़ा सा पीछे जाए तो कराची के अंदर अल्ताफ हुसैन को जिस तरह सपोर्ट मिलती थी, वो सपोर्ट आज भी इमरान को नहीं मिल रही जो कराची के अंदर सपोर्ट अल्ताफ हुसैन की किसी टाइम पे थी। तो जाफर साहब, क्या मतलब अल्ताफ हुसैन की जो पॉलिटिक्स थी, वो जो उमंगे थी आवाम की, उसके साथ अपने आप को जोड़ लिया जाए, या आज अगर इमरान, मतलब आप सही समझें उसको या गलत समझें, आप बोलें कि ये अवामी उमंगे हैं, इसके इस धारे के अंदर अपने आप को भी जोड़ लिया जाए, कुछ इस तरह का आपका इशारा है? ये देखिए, मैं इस सिलसिले में बड़ी एक सीधी सी बात करता हूँ। कोई भी लीडर, जिसको आम आजकल लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है पॉपुलिज्म, जी। वो पॉपुलिस्ट नहीं हो सकता जब तक वो बात ना कहे जो लोगों के दिल में हो। ये बात सही है आपकी, बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, अब कोई भी लीडर वो बात कहनी शुरू कर दे जो लोगों के दिल में हो, और लोगों को ये यकीन हो जाए कि ये जो बात कह रहा है वो सिद्क़ दिल से कह रहा है। सही। जब ये दो बातें कनेक्ट हो जाती हैं तो फिर वो लीडर जो है ना वो पॉपुलिस्ट उसका हो जाता सही। है। ये फिनोमेनन आपको जो इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट थी उसके अंदर भी गांधी की शक्ल में सबसे ज्यादा पॉपुलिस्ट फिगर थी। फिर जो बाकी कांग्रेस के लीडर थे उनमें नजर आएगी, फिर मोहम्मद अली जिन्ना में नजर आएगी। लेकिन ये बॉटम अप होती है। इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि ये टॉप डाउन होती है। बॉटम में अगर अवाम में कोई फीलिंग्स मौजूद होते हैं और उनको कोई लीडर आवाज दे देता है, उनकी उनको जबान दे देता है, तो वो उनका पॉपुलर लीडर बन जाता है। तो फिर उसके बाद मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि वो बात जो लोगों के दिल में है उसका गहरा कि वो बात जो लोगों के दिलों में हो या जो लोगों की ख्वाहिशात हों, जो लीडर उनको आवाज दे देता है, उनको जुबान दे देता है, वो लोगों के अंदर मकबूल हो जाता है। ये फिनोमेनन आपको, जैसे मैंने कहा कि आज़ादी की तहरीकों के अंदर आया नजर,
डिस्पाइट द फैक्ट के अंग्रेज ने यहाँ बहुत से तरक्याती चीजें की, सब कुछ किया, लेकिन जो एक फॉरेनर, एक एडमिनिस्ट्रेटर, और जो मजालिम उन्होंने साथ साथ किए, तो लोगों में आज़ादी का एक पॉपुलर स्लोगन बना। और फिर जिन लीडरों ने वो स्लोगन जो है उसको आवाज दी, उसको जबान दी, वो पॉपुलर हो गए। इसी तरह से जो डिफरेंट कम्युनिटीज थे, उनमें जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था, उसको उसकी ग्राउंड रियलिटीज थी। ऐसा नहीं था कि वो कोई मसनूई तौर पर था, उसकी एक तारीख थी, उसमें मैं अब नहीं जाता। तो जिन लीडरों ने उसको जबान दी वो उनमें मकबूल हो गए, पॉपुलर हो गए। और यहाँ मैं एक जुमला कहूँगा, जाहिद चौधरी साहब कहा करते थे कि पाकिस्तान केम इनटू बीइंग नॉट बिकॉज ऑफ जिना बट डिस्पाइट जिना। तो 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 अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं 70s के अंदर कि भुट्टो। उधर मुजीबुर रहमान और भुट्टो दोनों का फिनोमेनन, कि उधर जो लोग पिछले 22-23 साल से जो कुछ उनके साथ हो रहा था उसको मुसलसल 1954 के जुगतू फ्रंट के इलेक्शनों के और उनकी जीत को सेबोटाज और बुलडोज करने के बाद से लेकर फिर अयूब खान की अब सारी एक तारीख है, उसको एक जबान दे दी, उसकी उसको एक मौकफ दे दिया, और मुजीबुर रहमान उन लोगों का एक पॉपुलर लीडर बन गया। यही हाल यहाँ पर हुआ कि पिछले 23 साल की पॉलिटिक्स में जो अवाम के हवाले से बातचीत थी वो बहुत महदूद लेवल्स पर लेफ्ट की ऑर्गेनाइजेशन में थी, ऐसा नहीं है कि नहीं था। तफैल अब्बास साहब की कम्युनिस्ट पार्टी और बहुत से हमारे जो लेफ्ट के ग्रुप थे वो कर रहे थे, लेकिन उसको एक मास मूवमेंट की शक्ल मिल गई। अभी मैं एक और डायमेंशन के, जब उसमें एक नेशनलिज्म का तड़का जो है वो लग गया, जो 65 की जंग के बाद भुट्टो को नेशनलिस्ट, पाकिस्तान के नेशनलिज्म के हवाले से खास तौर से पंजाब में जो मुआहदा ताशकंद और वो सारा उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको एक इतनी तेजी से पॉपुलैरिटी मिली कि लोगों का इकोनॉमिक प्रॉब्लम और लोगों की जो कौमी उमंगें थी, एक पाकिस्तान के साथ लोगों का लगाव, वो सब मिल के फिर इसकी जो रेटरिक थी, उसमें लोगों ने महसूस किया कि भाई ये आदमी जो है ना, जो बात कर रहा है उससे ये सिंसियर है, डेडिकेटेड है, और वो उसके फरेफ्ता हो गए। दोनों जगह पर ये फिनोमेनन हमें नजर आया। अब उसके बाद आ जाते हैं कि अल्ताफ का फिनोमेनन। आप तो कराची से हैं, आपको भी मालूम है कि वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग मिडिल क्लास के पढ़े लिखे नौजवान इंटरव्यू देने के लिए जाते थे तो उनको मेरिट पे नौकरियां नहीं मिल रही थी। सर, कोटा और सिस्टम और दरवाजे कोटा बंद थे। और बहुत सारे, हाँ। तो ये सारे मटेरियल फैक्ट्स थे जिनकी वजह से लोगों में ये फ्रस्ट्रेशन थी। अब जो भी इस फ्रस्ट्रेशन को जबान दे देता, उनकी आवाज बन जाता, उसकी पॉपुलिज्म होनी ही होनी थी। यानी ये हम अलिफ हो, बे हो, अल्ताफ हो, कोई हो, वो उसको पॉपुलिज्म ऐसा मिला कि वो एक कल्ट के लेवल पे पहुंच गया। तो जब भी हम ये देखें तो उस कंटेंट को हमें देखना चाहिए। हमारे यहाँ होता क्या है, एक लिटरेचर की टर्म है, आप तो लिटरेचर की भी स्टूडेंट हैं, कंटेंट एंड फॉर्म। ठीक। फॉर्म कंटेंट एंड कहते हैं फॉर्म। उसको, और कंटेंट एंड फॉर्म। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा गलती इस वक्त हो जाती है जब हम फॉर्म को रियलिटी समझ लेते हैं। ये मैंने थोड़ी सी मैं आपकी बात फॉलो कर रहा हूँ। एक जुमले में बात कर दी है, मैं लेकिन इस पर समझ। गौर कीजिएगा। मैं बिल्कुल। हमारे यहाँ आप देखेंगे अक्सर जो हमारा बयानिया है वो फॉर्म के गिर्द घूम रहा होता है और हम कंटेंट को भूल जाते हैं। तो कंटेंट असल चीज होता है। ठीक। अब उसका कंटेंट जो था, जैसे मैंने बताया कि कराची के इन हालात में उस कंटेंट को लेके जो भी खड़ा हो गया वो लीडर हो गया। अब रिसेंटली क्या हुआ कि पिछले साल अप्रैल में 3.5 साल की हुकूमत में इसने, इमरान खान ने, ना कोई माशी लोगों को कोई रिलीफ मिला, ना कुछ भी। कोई रोजगार में, ना कुछ। लेकिन वो क्या ऐसा था जिसकी वजह से ये तो अपनी डायरी उठाकर कहता है मैं तो चला गया और बीवी के साथ मैं फिल्म देखने बैठ गया था। सही। What made people to come out? And then people forced him to come out anyway. What was that? वो
नेशनलिज्म का कंटेंट या एंटी अमेरिकन कंटेंट था, जो कि साइफर का आना और फिर रिजीम चेंज का फिनोमेनन और फिर उसकी, और वो सारा रियलिटी है उसकी। अभी बाद में हम अलग अलग से बात कर सकते हैं कि इस रीजन में क्या हो रहा है, उसकी वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बिल्कुल। पॉपुलिज्म से रिलेट करते हुए यहाँ मैं ये बात कहूँ कि मुसलमान ममालिक तो क्या, जो पुरानी टर्म थी तीसरी दुनिया के ममालिक तो क्या, अब तो पूरी दुनिया में ही एक वन पॉइंट एजेंडे पर अगर अक्सरियत दुनिया की मुत्तफिक है, तो वो ये है कि अमेरिका का जो जालिमाना और अमेरिका का जो रोल है दुनिया में पिछले 50-60 साल में, वो इंतहाई जालिमाना और एंटी पीपल है। और ख़ास तौर से जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी तो वजूहत बहुत ही सारी हैं ठीक। कि जो मुसलमान मुल्कों में पिछले 20-30 साल अमेरिका ने किया, तो एक एंटी अमेरिकन फीलिंग बहुत स्ट्रांग है लोगों में। उस तार को जब छेड़ दिया, तो लोगों में जो एक वो फीलिंग मौजूद थी, उसको जिसने भी आवाज दे दी वो पॉपुलर हो गया। उसने क्या एजेंडा उठाया? एक तो ये कि जी रिजीम चेंज इन्होंने की है, क्योंकि मैं इनकी सब बातें नहीं मान रहा था। अफगानिस्तान से एग्जिट के मौके पर इन्होंने जो चीजें मुझसे मांगी मैंने वो एग्री नहीं की, उसने इंटरव्यू में भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। उसके बाद फिर एन उस दिन वो रशिया चला गया जिस दिन यूक्रेन वॉर शुरू हुई। यूक्रेन हुआ। ठीक है। उसके बाद फिर उसने कहा कि ये जो जंग थोपी गई थी अफगानिस्तान की, ये हमारी जंग नहीं थी, ये किसी की जंग थी जिसको हमने अपने, अब ये वो बातें थी जो आम आदमी सड़क मोहल्ले चौराहे में कभी से कर रहा था। यानी ये हमारे हर जगह बातें होती थी कि भाई ये जंग हमारी थी ही नहीं। इवन जो रशिया के, जिसको सो कॉल्ड इन्वेजन कहा जाता है, जिहाद, ना वो हमारा था ना ये हमारा था। ऐसी 3-4 बातें इसकी तरफ से हुई जो लोगों के दिलों में कई साल से थी, और लोग फिर वक्ती तौर पर उसको नजरअंदाज कर गए कि इसने हमें ना कोई रिलीफ दिया है ना कोई ऐसा काम किया है, और ये अनपॉपुलर उस हवाले से था। उसको एक ऐसा बूस्ट मिला कि गर्मी में, रमजान में, बारिश में लोगों ने घंटों खड़े होके इसके जलसे सुने और इसकी बातें सुनी। एंड दैट कंटेंट मेड हिम पॉपुलर। अब वो उस कंटेंट के हवाले से, अच्छा होता ये है कि पॉपुलिज्म में कि पॉपुलिस्ट लीडर पावर भी ले लेता है और पॉपुलिज्म भी ले लेता है। अब ये तो आगे सवाल अलग है कि ये ले हम्म। पाएगा या नहीं ले पाएगा। लेकिन जो लोग डिलीवरी की एक उम्मीद और आस उससे लगा लेते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इस तरह के पॉपुलिस्ट जो है उनके पास वो ढांचा, वो नहीं ऑर्गेनाइजेशन, होती। वो नहीं होता, वो प्रोग्राम नहीं होता, वो फिर डिलीवर नहीं कर पाता, तो फिर उसका ग्राफ तेजी से गिर भी जाता है। भुट्टो साहब के जमाने में हमने देखा है उस जी। पीपल पार्टी का हाल जो हो गया। यही हाल उधर अवामी लीग का भी हुआ एक जमाने में। तो ये होता है। यही हाल इंडिया में हुआ कि कांग्रेस एक जमाने में बूम रहा लेकिन फिर उसका जवाल हुआ। तो पॉपुलिज्म की एक अपनी डायनेमिक्स है, और उसमें हम क्या करते हैं कि जो शख्स है, जो फर्द है, जो उसको मरकज बना के उसके गिर्द सारा दायरा लगा लेते हैं, और फिर उसकी अच्छाइयों बुराइयों पर डिबेट शुरू कर देते हैं। तो वो जो असल कंटेंट है ना जिसकी वजह से वो वो मिस पॉपुलर आउट हो हुआ रहा है, होता है। वो मिस आउट हो रहा होता है। बस मैं ये इसके अंदर इस वक्त कहना वो चाहता हूँ। बात बिल्कुल। और एक और बिल्कुल एक छोटा सा सवाल जिसका मैं जवाब चाहूंगा। पॉपुलिस्ट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, फिनोमेना ये एग्जिस्ट करता है। क्या लेफ्ट को या आपके जो ग्रुप्स होते हैं उनको अलाइन करना चाहिए इस अवामी उमंगों के साथ? मतलब अब मिसाल के तौर पे इमरान ही आप ले लें, उसने बहुत अच्छा जो है वो जो एक ग्राउंड रियलिटी जो मसले हैं उनको उभारा, उसने आवाज उठाई। ये हमें पता है। और ये भी हमें पता है कि 3.5 साल में उसने कुछ डिलीवर नहीं किया। इन तमाम हम्म। चीजों के बाद उस नैरेटिव के साथ हमने हमें अपने आप को अलाइन करना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि पर्सन ऑफ इमरान मे और मे नॉट बी सो फॉर बी रेलिवेंट, उसका क्या बनता है एज एन इंडिविजुअल मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये जो वेव है, इस वेव का जो कंटेंट है, ये कंटेंट और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं
फॉर पाकिस्तानी सोसाइटी टू मूव फॉरवर्ड, कि आप एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाने का जो कंटेंट है, जो लेफ्ट का हमेशा से एक स्लोगन रहा है कि भाई हम ना वेस्ट के ब्लॉक का हिस्सा बने, ना हम ये जो उभरता हुआ नया ब्लॉक है इसका हिस्सा बने, बल्कि हम एक इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी और फिर उससे जुड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ जाएं। तो ये है, फिर ये कि जो गवर्नेंस का सिस्टम है, फिर ये कि जो रूल ऑफ लॉ है, जिसका ये इसका मॉडल असल में ब्रिटेन है। तो अब ये भूल जाते हैं कि ब्रिटेन यहाँ तक पहुंचा और यूरोप यहाँ तक पहुंचा एक बड़े तवील सफर के बाद। लेकिन अब अगेन मैं उस इंडिविजुअल को अलग कर देता हूँ। ये जो कुछ इंग्रेडिएंट इस मूवमेंट के हैं, ये हैं ऐसे थ्रेड्स जिनको पिक करके यहाँ से इट्स ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द लेफ्ट मूवमेंट्स टू टेक इट ऑन, एंड द बेस्ट वुड बी के लोगों के साथ इंटीग्रेट करें। इंडिविजुअल ऑफ इमरान को तनकीद का निशाना सॉरी बनाकर उसके गिर्द पूरे नैरेटिव को रखना, वो मैं जो आजकल चल रहा है मेनली लेफ्ट के ग्रुपों की तरफ से, वो मेरा ख्याल है दुरुस्त अप्रोच नहीं है। हमें जो अवाम की तरफ से जो एक उमंगे है, जो कंटेंट है, उसकी उसके साथ इंटीग्रेट होना चाहिए। और इन इन चीजों को भी अकोमोडेट करना चाहिए कि जिरगे की बात करता है कि जिरगा है तो चलता रहे। औरतों के बारे में कुछ कमेंट्स भी आ जाते हैं ऑन एंड ऑफ। और ये तमाम चीजें भी सर पार्ट एंड पार्सल है ना इस नैरेटिव के साथ, ये इमरान के साथ ये भी आती हैं। उनको भी देखना हाँ मैं पड़ेगा। हाँ मैं अब इस सिलसिले में ये कहूंगा कि देखें, कुछ चीजें फिल्टर आउट हो जाती हैं और वो फिर उसके लिए आपको शौरी एफर्ट और शौरी कोशिश करनी होती है। जो ऑयल निकलता है ना कुएं से, वो रिफाइंड नहीं होता। सही। उसको फिर रिफाइन करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो वक्त के साथ जो है वो आपको एलिमिनेट जो है वो करनी होगी, या करनी होती हैं, या हो जाती हैं तो फिर चीजें आगे बढ़ जाती हैं, और अगर नहीं होती हैं तो फिर वो क्रूड फॉर्म के अंदर तितर बितर हो जाती हैं और वो फिर आगे नहीं चलती। अच्छा, हसन साहब एक और सवाल मेरा। अभी आपका आर्टिकल भी मैंने पढ़ा और वीलॉग भी मैंने आपका एक देखा। उसके अंदर आपका बहुत ज्यादा फोकस होता है इंडो अमेरिकन लॉबी, कि इंडो अमेरिकन लॉबी ये चाह रही है, इंडो अमेरिकन लॉबी वो चाह रही है। वो बात मतलब समझ आता है, ये एक नेक्सस बना हुआ है। तो उसके बारे में बताएं और ये भी बताएं कि इंडो अमेरिकन लॉबी से अगर हम बचेंगे तो क्या हमें एक ब्लॉक से निकल के, इस लॉबी से निकल के हम दूसरी लॉबी में स्ट्रेट अवे चले जाएं, उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे? मतलब दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये है कि वो कहता है कि भाई अपने आप को, अमेरिका से आपको 70-75 सालों में कुछ नहीं मिला, आप अमेरिका के ये रशिया के साथ, पुतिन के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ हाथ मिलाओ, खत्म करो। दूसरा बिल्कुल स्ट्रांगली आता है कि नहीं, अमेरिका आज भी सुपर पावर है, इस तरह हमें बिल्कुल स्विच नहीं कर जाना चाहिए। और आपका भी बहुत ज्यादा फोकस है आजकल के जो आपकी चीजें आती हैं। तो इसके ऊपर भी जरा मुख्तसरन जो है थोड़ा सा रोशनी डालें। नहीं जी, बहुत ही अच्छा आपने सवाल कर लिया, क्योंकि इससे आज की सियासत भी जुड़ी हुई है। जो मेरे वीलॉग्स भी हैं वो असल में हमारे यहाँ, फिर अगेन मैं कहूँगा कि एक लार्जर पिक्चर को हम नहीं देखते और बड़ा रिड्यूस कर देते हैं उसको बहुत ही छोटे से खाने में, कि ये जैसे COS की तकरीरी है या फला है या करप्शन, ये वो नहीं। वो भी है अपनी जगह पर, लेकिन लार्जर पिक्चर जो है ना, जिसमें हमारी पॉलिटिक्स पिछले, मैं कहूँगा कि एटलीस्ट 20-30 साल से उसके गिर्द घूम रही है। कोल्ड वार के खात्मे के बाद से, या खास तौर से मैं कहूँगा 9/11 के बाद से, तो दुनिया में कुछ शुरू के 91 के सोवियत यूनियन के बाद 8-10 साल बोरिस येल्सिन वाला पीरियड जो है, थोड़ा सा पुतिन का शुरू का पीरियड, कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड हमें नजर आती है। लेकिन ग्रेजुअली फिर वो मल्टीपोलर वर्ल्ड में आने लगी नजर, और अब फिर वो बाईपोलर की तरफ चली गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, तो उस सिलसिले में जो हमारी ये रीजनल अलाइनमेंट्स हैं, उसमें वाज़े तौर पे जो इंडो अमेरिकन नेक्सस है, जिसमें आपका, बल्कि वो वाज़े तौर पे कहा जाता है और कहा गया, और ट्रम्प तो बहुत ओपनली चूंकि कह देने का आदी था चीज़ों का, वो तो कह देता था कि इंडिया जो है वो हमारा
फार ईस्ट से लेके अफगानिस्तान तक इस आ पूरे रहा है। रीजन का जो है वो पुलिसमैन है एक तरह का, यानी बिल्कुल है। उसको उसकी वो है। तो वो उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर है यहाँ का। क्वाड है उसका, जिसमें इंडिया है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। उसकी जंगी मशकें मशकें भी होती हैं, लेकिन रिसेंटली उसकी मीटिंग जो है वो कैंसिल हो गई 12। सो क्वाड के अलावा एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है, जिसके बारे में बिल्कुल है। हमारे यहाँ कम बात होती है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर में इंडिया से लेकर बांग्लादेश, थाईलैंड, बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया तक प्लान है कि उसको वो किया जाए। तो ये सब चीजें हैं जो चाइना का वन रोड वन बेल्ट को काउंटर करने के लिए ये है। अच्छा, इस सारे में हुआ ये कि ये जो जियोपॉलिटिकल डिवाइड है, ये सरायत कर गई हमारे सारे अदारों में। सबसे पहले ये डिवाइड आई हमारे मीडिया हाउसेज में। अब मैं मीडिया हाउसेस के नाम लेना कोई जरूरी नहीं जी। समझता, बड़े वाजे डिवाइड है। और ये मुशर्रफ के दौर में बहुत ही एक्सट्रीमली ये डिवाइड हुई, स्पेशली कारगिल के बाद से। और उसमें हमारे यहाँ उस पॉलिटिकल डिवाइड में जो ये इंडो अमेरिकन लॉबी मीडिया में, अदलिया में, एस्टेब्लिशमेंट में ये दर आई। और इसी कॉन्टेस्ट में मैं रख के देखता हूँ जो 2008 में, जो 2007 में ब्रोकर किया कंडोलीजा राइस ने बेनजीर के साथ, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लाया जाए, एनआरओ कराया जाए, एनआर। फिर एक अरेंजमेंट वो लेकर आए। और उस अरेंजमेंट के तहत यहाँ जो अरेंजमेंट बना, उसको उसका रुझान और उसकी जो डायमेंशंस हैं वो इंडो अमेरिकन लॉबी के मफादात के साथ जुड़ी हुई थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप कहेंगे कि फिर सी पैक भी साथ में चल पड़ा। नो डाउट वो भी चला, और उसके तहत बिजली के मंसूबे और वो, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव, कभी चल पड़ा है, कभी नहीं चल रहा है, कभी रुक गया है, ये सिलसिले हम देख रहे हैं। इन हालात में ये हमारी जो पॉलिटिक्स थी, 2008 के इलेक्शन, 2013 के इलेक्शन और 2018 के इलेक्शंस को अगर आप देखें, तो 8 और 13 के इलेक्शन में हमें वाज़े तौर पे नजर आता है कि इंडो अमेरिकन लॉबी जो है उसकी पॉलिटिक्स जो है उसने डोमिनेट किया। मियां नवाज शरीफ की और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई में सबसे बड़ा मसला उसका उनका प्रो इंडिया स्टांस था। जरदारी साहब के साथ जो मसला बना, उसमें उनका जो मेमो गेट है, उनका जो प्रो अमेरिकन हुसैन हक्कानी के थ्रू एक्सेस था, उस पर इख्तलाफ हुआ। तो विद इन एस्टेब्लिशमेंट इंडो अमेरिकन लॉबी या इंडो अमेरिकन नेक्सस की दोनों डायमेंशन मौजूद हैं, प्रो भी और अगेंस्ट भी। अब वो जो विद इन प्रो और अगेंस्ट हैं उनकी भी आपस में कशमकश है, और वो भी हमें वाजे तौर पे नजर आती है। और ये फिर 18 के इलेक्शन, बल्कि इसी के अंदर कॉन्टेस्ट में मैं रख के देखता हूँ जो 2014 का इमरान का धरना है, उससे पहले नवाज शरीफ साहब का दौरा भारत, उनकी मोदी से मुलाकातें, उसके बाद आके फिर राइल शरीफ। और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट में वो धड़ा ज्यादा डोमिनेंट था, जो इंडियन डोमिनेशन को उस तरह मानने को तैयार नहीं था। अमेरिका का हालांकि जोर था, लेकिन वो फिर 3-4 साल उस खींचातानी में चले, पनामा लीक्स और फला लीक और डॉन लीक्स, ये सारा कुछ हम देखते रहे। तो ये जो जियो पॉलिटिकल डिवाइड है, इसने 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 साया किया हुआ है, बल्कि जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, जफा मारा हुआ है हमारी पूरी पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है उसको। 18 के बाद इमरान को पावर में वो एलिमेंट ले आया जो इंडो अमेरिकन लॉबी के साथ बहुत ज्यादा नहीं चलना चाहता था, बल्कि उससे हट के राहें इख्तियार करना चाहता था। फिर लेकिन जो दूसरी लॉबी थी वो मौजूद थी, और उनकी तरफ से ये कशमकश जारी रही। इमरान के आते ही, अगर आपको याद होगा, तो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बयान आया था कि हम आईएमएफ को मना कर देंगे कि पाकिस्तान को एक पैसा भी ना दे, क्योंकि उससे ये चीन का कर्जा उतारेंगे। और उसके बाद फिर असद उमर के और उसके दरमियान काफी तल्ख बयानात का तबादला हुआ। और उसी जमाने में कुछ ट्रेनिंग के लिए फोर्सेस के आदमी वो अमेरिका भी जाने कैंसिल वाले हो गए। थे, वो कैंसिल हो गए। तो ये आप देखें कि स्टार्ट में ही इमरान और अमेरिका के दरमियान कोई इजी रिलेशनशिप नहीं थे। उनका फुल एम्बेसडर भी यहाँ नहीं था।
सिर्फ वो एक पीरियड हमें नजर आता है जब ये अमेरिका गया और ट्रम्प से इसकी मुलाकात हुई। अच्छा, वो ट्रम्प का इलेक्शन ईयर था, और ट्रम्प जैसे कि अमूमन अमेरिकन प्रेसिडेंट लोकल के बजाय फॉरेन पॉलिसी को सेल करते हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन में, तो उसने इससे मुलाकात भी की, और ट्रम्प ने बड़े अपने स्टाइल में कहा कि मैं कश्मीर का मसला भी हल करवा दूंगा और मैं बातचीत करूंगा और ये वो। लेकिन जो स्टांस उसने मोदी को दिया ह्यूस्टन में, इतनी बड़ी हाँ गैदरिंग में वो खुद शामिल हुआ, और मोदी ने उसके हक में, उसकी इलेक्शन कैंपेन के हक में नारा लगा दिया, अब की बार ट्रम्प सरकार। तो वो हुआ। लेकिन उसके बाद से, और ये भी हजरत ऐसे हैं, आके कहते हैं मैं वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। मतलब ये कि आप हाँ ट्रम्प से हाँ, मिलनी है तो ये ये, वर्ल्ड कप। यानी एक एक सतही लेवल। लेकिन जो एक्चुअल डायनेमिक्स चल रही थी इंडो अमेरिकन एक्सिस की, वो उसने इसको परेशान किए रखा। फाइनली जब अफगानिस्तान से अमेरिका का एग्जिट होने का मामला आता है, तो फिर ये टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके बाद फिर हमें नज़र आने लगता है कि अब जिस तरह अमरीकी सफीर ने यहाँ सियासतदानों से मुलाकातें शुरू कर दी और रिजीम चेंज का प्रोसेस शुरू हो गया, जो कि कोई अचंभे की बात नहीं, अमेरिका बहुत जगहों पे करता रहा है, एंड फाइनली उसको उन्होंने निकाल के बाहर किया। अब पिछले सियासतदानों में और इसमें फ़र्क ये हुआ कि पहले भी इस तरह की इंजीनियरिंग होती थी, लेकिन इस लेवल पर इतनी शिद्दत के साथ नहीं। ये चूंकि फास्ट बाउलर है, इसने बाहर निकाल के बाउंसर मार दिया सीधा ही, और कोई डिप्लोमेसी या कोई वो चीजें नहीं की, और पब्लिक ने इसको पिक कर लिया। तो इंडो अमेरिकन लॉबी के हवाले से इस वक्त भी हमारी सियासत में ये अहम डायमेंशन मौजूद है। उसकी हालिया कुछ मिसालें आप ले लें कि इस इलाके से अमेरिका की पसपाई पिछले, खास तौर से अफगानिस्तान से एग्जिट के बाद से काफी तेज हो गई है। हाल ही में अब बल्कि कुछ महीने पहले अरब लीग की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें जो बाइडन भी आए थे, एक तो जी। रिसेंटली हुई है। उसमें जब आए थे तो वो जब वापस गए, तो अल जजीरा का तबसरा ये था कि जो बाइडन एम्प्टी हैंडेड गए हैं, उनकी बातें नहीं मानी गई थी। अभी हाल ही में ये उन्होंने सीरिया के, ये ऑयल वगैरह उसकी प्रोडक्शन को भी ज्यादा करने की हाँ जी बातें जी, थी ना हाँ उसके, जी जी ये जी वही जी, हाँ बात आप हाँ कर रहे हाँ हैं। जी 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 जी, बिल्कुल वो नहीं मानी गई थी। फिर रिसेंटली जो हुई है उसके अंदर बशारुल असद को भी बुला लिया गया और उसकी मेंबरशिप रेस्टोर कर दी गई। ना सिर्फ ये, बल्कि एमबीएस ने उसका बड़ा वालियाना इस्तकबाल किया, और इसी कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की को भी बुला लिया गया। और रिसेंटली जो चाइना ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान रपरोशमा करवाया है, और उससे अब ये जो रीजनल पॉलिटिक्स है, इससे अमेरिका जो पहले सबके दरमियान बंदर बांट और चीजें तय किया करता था, वो रोल अब उसका निकलता जा रहा है। उसकी जगह पर सऊदी अरब आ रहा है, चाइना आ रहा है। अभी देखिए अभी क्या होने जा रहा है कि सऊदी अरब में असले की एक नुमाइश होने वाली है, और उसमें रूस की जो असला साज कंपनी है वो भी अपने स्टॉल लगा रही हैं, और रूस का वजीर दाखिला भी रिसेंटली होके गया है वहां से। और कल की खबर ये थी कि सऊदी अरब की और इजिप्ट की जो वफद हैं, वो गए हुए हैं चाइना असले की प्रोक्योरमेंट के लिए। तो ये बड़ी तेजी से जो सेंटर ऑफ पावर है, दुनिया का डिसाइडिंग फैक्टर, वो शिफ्ट हो रहा है ईस्ट में। और करेंसी की भी बातें आ गई हैं कि अब एक्सचेंज युआन। के लिए डॉलर जी। के बजाय, हाँ वो। तो इन हालात में पाकिस्तान आफ्टर इंडिया अमरीकियों के लिए बहुत बड़ी प्रेफरेंस है कि वो अब यहाँ से बिल्कुल एग्जिट नहीं करने के लिए तैयार, डिस्पाइट द फैक्ट कि 66 कांग्रेस मेंबर्स ने लेटर लिखा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि ये मामला पाकिस्तान का इंटरनल है, हम इस पे कुछ नहीं कह सकते। सही। डिस्पाइट द फैक्ट के जॉर्ज गैलोवे ने भी बयान दिया है, इवन नोम चॉम्स्की का इंटरव्यू था 2-3 रोज पहले। कि कनाडा में भी। लेकिन कनाडा में भी जी। जी। तो इन इन चीज़ों के जो इंटरनेशनल लॉबिंग, जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है जिसमें मेजॉरिटी इमरान के सपोर्टर हैं, वो उधर से प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नथिंग इज गेटिंग थ्रू। सो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे इस इलाके से पाकिस्तान इज देयर लास्ट होप, और यहाँ वो किसी सूरत भी, एटलीस्ट इन दी नियर फ्यूचर, किसी भी ऐसे एलिमेंट को जो अमेरिका को नापसंदीदा हो
उसको दोबारा नहीं से रहा। पावर में देखने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं होंगे। और डिस्पाइट द फैक्ट कि क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ जा रही है, अमेरिका को इन चीज़ों से ना कोई गरज है। ये इस वक्त एक तरह का फिर एक डिसाइडिंग मोमेंट आ गया है हमारे लिए। जी। अच्छा। लेकिन अ- अगली बात आपकी ये थी जहां वो रह गई जी। कि क्या हमें एक ब्लॉक को छोड़ के दूसरे दूसरे ब्लॉक ब्लॉक, में। तो वो उसको चेंज ऑफ मास्टर्स है, चेंज ऑफ मास्टर्स नहीं होना चाहिए। आकाओं को तब्दील करके आप अपनी कोई पोजीशन नहीं बना सकते। आप इनको बदल के चीन और रूस को अपना आका बना लें तो भाई वो भी उतने ही बड़े बिजनेसमैन हैं, और उनके भी वैसे ही इलाकाई और मादी मफादात हैं जैसे उनके थे। वो तो कई 100 किलोमीटर से बैठ के कंट्रोल करते थे, ये तो सर पे बैठे हैं आप। तो ये समझना कि आप स्विच ओवर कर जाएं वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी प्रेफरेबल अलाइनमेंट लोकल उससे होनी चाहिए, लेकिन अपनी टर्म्स के ऊपर। बस देखिए मेरा, वहीं पे कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाते हैं और वहीं पे हाँ प्रॉब्लम्स हाँ आना शुरू हो हाँ जाती हाँ, हैं। वो अभी सिर्फ अभी देखिए ना, ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं उसमें देखिए ना, उसमें डिपेंड करता है कि आपकी जो स्टेट की जो लीडरशिप है उसके पांव कितने मजबूत है, और आप इकोनॉमिकली कितने चीजें अपनी मनवा सकते हैं। और आपकी स्ट्रेटजिक पोजीशन, आपकी पॉपुलेशन, आपकी हैसियत, उस पर अगर ठीक से निगोशिएट किया जाए तो ये मुमकिन है, क्योंकि उनके भी तो मफाद है ना भाई, चाइना को भी तो पाकिस्तान चाहिए। आप अपनी बातें भी उनसे मनवा सकते हैं। लेकिन अभी हो क्या रहा है, मैं आपको अपने शोबे के हवाले से बताता हूँ कि बिजली के जो मंसूबे हैं उनमें चाइना की तमाम बातें, खा वो टेक्निकल हों खा वो फाइनेंशियल हों, मिनवान मान ली गई किकबैक्स लेकर। मैं समझ रहा हूँ। और वो यकीनन बीइंग ए टेक्निकल पर्सन ऑफ दिस फील्ड, वो यकीनन हमारे गले पड़ गई हैं, और पाकिस्तान को से ज्यादा उस चाइना का फायदा हुआ। और पहले भी सो सर ये ये, आईपीपी जितने भी आए हैं उनके साथ जो जिसको ये जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये बेड़ा गर्क हुआ है हमारी इकोनॉमी का। जी, जो आईपीपीज आपके जी। दूसरों के हैं उनके अलावा सबसे ज्यादा आईपीपीज तो चाइना के हैं, अब हाँ। जो जेलम रिवर पे हैं या बाकी बिल्कुल। जो हमारे हैं। उनमें ऐसी शराइत टेक्निकल कि उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ही नहीं पाकिस्तानियों के लिए। अभी ये एक एचवीडीसी का प्रोजेक्ट है जो साउथ से, कराची से जो कोयले के प्रोजेक्ट्स हैं, वहां की पावर को डीसी पे लाहौर लेके आता है, एचवीडीसी कहते हैं उसको। उसके जो टर्मिनल स्टेशन है, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात हो हाँ जी। जाएगी, उसके जो टर्मिनल स्टेशन है, एक बना है मटियारी पे, एक बना है लाहौर के पास। जी। वहां वो थर की और जो नीचे कोयले के प्लांट है उनकी बिजली को जमा करके एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और लाहौर के पास लाके डीसी से एसी में। तो जब लंबी पावर ट्रांसफर हो, अब ये 4,000 मेगावाट की है, तो उसके लिए फिर डीसी लाइन बनाई जाती है। सही। उसके टर्मिनल स्टेशन जो हैं लाहौर के पास और मटियारी में, उसमें एनटीडीसी जो हमारी ट्रांसमिशन कंपनी है उसका एमडी भी दाखिल नहीं हो सकता। मैं समझ रहा हूँ। यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हमें उन्होंने कहीं भी नहीं रखा, हमें सिर्फ उस लाइन की पेट्रोलिंग के ऊपर रखा है कि आप कहीं फॉल्ट हो जाए, कि खंबा हम्म। गिर पड़े, कहीं लाइन टूट जाए, वो आपका काम है। जैसे नहरों के बेलदार नहीं होते थे मैं कि, समझ। कि नहर कहाँ से टूट गई है कहाँ से नहीं है वो देख लो। सो कहने की बात यह है कि चाइना रशिया के आप स्विचिंग ओवर मास्टर्स इज नॉट द आंसर। राइट। द आंसर इज महातीर। जब यहाँ इमरान पावर में आया तो महातीर आया मलेशिया में, उसने चाइना से किए हुए पिछली हुकूमत के मुआहदों को रिव्यू किया, रिविजिट किया, और गालिबन 25 मुआहदे उसने कैंसिल कर दिए। वजह क्या है कि उनके अपने माशी तौर पे पांव मजबूत थे, उन्होंने अपनी टर्म्स मनवा ली। यही मामला उर्दवान का है, उसके भी चूंकि माशी तौर पे बेहतर हालात है, इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन है, सोसाइटी जो है वो एडवांस्ड है, तो उनके पाँव अपनी जमीन पे, वो भी अपनी बातें मनवा लेते हैं, हर एक की बात ऐसे ही नहीं मान लेते। तो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि हमें प्रेफरेबली तो रीजनल ब्लॉक के साथ जाना चाहिए अब, क्योंकि वो एक आउट गोइंग पावर है। आउट गोइंग पावर के साथ आप बहुत देर तक रहेंगे भी तो अपना नुकसान करेंगे।
जो इमर्जिंग पावर है उसके साथ जाना चाहिए, लेकिन अपनी टर्म्स के ऊपर। ये अहम बात है। और बात वही है, एग्रीमेंट्स हों, अपने आप को जो है वो किकबैक्स से ऊपर उठ के जो है वो चीजों को देखें, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर बात करें। हाँ, अच्छा सर, बिल्कुल। बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है। आखिरी सवाल, आपके साथ एक ताल्लुक रहे, एसोसिएशन रही है मेरी, आपको मैंने आपकी ये जो नई पार्टी जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, पाकिस्तान अवामी महाज, उसका मंशूर लिखते हुए देखा। और उस मंशूर की बहुत अहम एक एक जो हेडिंग आप कहेंगे कि तीसरा रास्ता अवामी हाकमियत का रास्ता। तो ये तीसरा रास्ता और क्यों जरूरत पेश आई कि एक नई पार्टी, एक नया ऑप्शन जो है वो सामने लाया जाए, और कहाँ पे कमियां थी जहाँ पे आपने उन कमियों को जो है एड्रेस किया है, इसके बारे में भी बताएं। और उससे पहले तुफैल साहब के बारे में बताएं, तुफैल साहब का आपके साथ क्या इंटरेक्शन रहा, मंशूर रिसाला उसके साथ क्या एसोसिएशन रही, क्योंकि आपके बड़े भाई तो मुसलसल उसके साथ जो है मुंसलिक रहे हैं। तो ये दो चीजें आप जी कंक्लूड जी 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 कीजिए। जी 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 बिल्कुल। तो पहले तो फैल साहब की बात कर लेते जी हैं। जी। तो फैल साहब से ज्यादा गहरा ताल्लुक तो बड़े भाई अली जाफर साहब का रहा, और अभी भी मंशूर में उनका इंटरनेशनल एडिटर के नाम के तौर पे वो पहले भी उनका वही नाम थे, हाँ। वही थे, अभी भी वही है। तो बड़े भाई का तो बड़ा पुराना बड़ा गहरा ताल्लुक रहा। बिल्कुल। मेरी लाहौर में होने की वजह से उनसे मुलाकात बहुत कम रही। एक मुलाकात बड़ी यादगार है, जो उनके गालिबन इंतकाल से कुछ 4-5 साल पहले बड़े भाई आए हुए थे, और हम कराची गए और फिर उनसे मुलाकात हुई। उन दिनों वो तकरीबन बेड पे ही थे, लेकिन हम्म। चलते फिरते थे। हाँ हाँ। थोड़ा सा टांग का एक था मामला, एक पाँव उनका थोड़ा सा जूता जो, लेकिन बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही। और उनको जो अबूर था हालात पे, और जिस गहराई से वो मामलात को देखते थे और समझते थे, वो मैंने उस दिन भी गुफ्तगू में देखा। मंशूर का मुतालिया मेरा उसी जमाने से है जब मैंने नुसरत में लिखना शुरू किया वाह था वाह, 1970 में। क्या बात 1970 से है जी। 70 वाला मंशूर भी मुझे याद है। क्या बात है। और बाद में फिर बाकी अलफता और मयार और हाँ। बाकी जो रसायल लैलो जी जी। नहार, तो वो एक बैकग्राउंड है। और तुफैल साहब जो एक असासा थे, और जो कुछ वो कर गए हैं ना अपनी जिंदगी में, चाहते तो वो बहुत कुछ थे कि हो, हाँ अब नहीं हो पाया। हाँ। लेकिन ये कि बहुत कुछ हो भी पाया, ऐसा नहीं है। सही। अब मैं आता हूँ कि हम ये जो कुछ दोस्त मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम एक डॉक्यूमेंटेशन की लेवल, अभी जैसे हमने कहा कि पॉपुलिज्म आ जाता है, जी। पॉपुलिस्ट हो जाते हैं लोग, बिल्कुल। लेकिन उनके पास वो सॉलिड प्रोग्राम नहीं होता, वो चीजें करनी कैसे हैं। अब ये रूल ऑफ लॉ की बातें होती हैं, ब्रिटिश सिस्टम की बातें होती हैं, इमरान साहब करते हैं, लोग खुश भी होते हैं सब कुछ इनके, लेकिन भाई वो करना कैसे है। उसके लिए हमने जो तीसरे रास्ते की बात की है, होमवर्क नहीं वो होता। है, हाँ, होमवर्क नहीं होता, प्लस ये कि सबसे बड़ा फ्लॉ आपका गवर्नेंस का सिस्टम है। ये जो गवर्नेंस का सिस्टम है, ये बेसिकली अंग्रेजों का कॉलोनियल ऑर्डर को रखने के लिए बनाया गया था। जो उन्होंने मुगलों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा था या गवर्नेंस का सिस्टम था, उसकी जगह पे ग्रेजुअली रिप्लेस किया। उनको भी कुछ 100 साल लगे इसको रिप्लेस करने में। लेकिन उनके जाने के बाद ये जूं का तूं वैसे ही खड़ा है, इसमें 1 सेंटीमीटर इधर से उधर नहीं किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिस्टम उनके यहाँ नहीं है, यानी उनके ऑब्सलीट हो यहाँ, चुका है उनके पास। नहीं नहीं नहीं, उनके यहाँ कभी था ही नहीं ये। हाँ, ये बात भी ये आप सही। उन्होंने बनाया ही, ये बनाया ही यहाँ के लिए गया था। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रल के वायसराय जो है या गवर्नर जनरल जो है, वो बैठकर सारी चीजों को टाइट कंट्रोल कर रहा हो, और सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो बहुत टाइटली कंट्रोल्ड हो। तो उसमें आईजी भी जो है वो सेंटर की तरफ से आएगा, चीफ सेक्रेटरी भी सेंटर की तरफ से आएगा, गवर्नर भी सेंटर की तरफ से आएगा। सो ये पूरा सेटअप वहाँ नहीं है। वहाँ आपको कोई आईजी पुलिस नहीं मिलता, वहाँ आपको कोई गवर्नर नहीं मिलता, वहाँ आपको कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं मिलता। वहाँ पर जो मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज हैं, बल्कि सेक्रेटरी उनका मिनिस्टर होता है, यानी जो लव सेक्रेटरी है
ये बेसिकली जैसे हम वहां पर के लिए कहते हैं कि ये मिनिस्टर है, उनका मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वो बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ सेक्रेटरी। फॉरेन अफेयर्स होता है। यही सेटअप अमेरिका में है। तो सेक्रेटरी का हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सेक्रेटरी है, तो ये जो वजीर बनाए जाते हैं ये तो सिर्फ दस्तखत या इनिशियल करने के लिए होते हैं। बहुत कम वजीर ऐसे होते हैं जो अपना कोई रियल इनपुट देते हो। सही बात। सिवाय अपने काम निकलवाने के इन वजीरों को कोई स्टेट की फंक्शनिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। सही। और यही हाल उन एमएनएज एमपीएस का है जो कि इलेक्ट होके या इलेक्टेबल जो असेंबली में जाते हैं। उनका जो लेजिस्लेशन का काम है वो तो वो करते नहीं है। उनको सिर्फ तरक्याती फंड के नाम पे अरबों रुपए चाहिए होते हैं जो वो अपनी जेबों में डाल लेते हैं। कुछ थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक्स कर देंगे, ये सड़क बन गई, ये गली बन गई। तो वो भी जो हमारे यहाँ जुमला है कि ये जागीरदारों की और इनकी ये हुकूमत है, ये जागीरदार पार्लियामेंट में जाके करते क्या है? सिवाय तरक्याती फंड के नाम पे पैसे लेने के ये कुछ नहीं करते। गवर्नेंस में इनका अगर कोई रोल होता है तो वो सिर्फ ये कि अपने इलाके के थानेदार तहसीलदार के थ्रू अपनी एक लोकल एम्पायर को मेंटेन करे, सही। बस। और वो जो सिस्टम अंग्रेज का कॉलोनियल बना हुआ है उसमें अपना ये कंट्रोल उस लोकल लेवल पर रखे। मुल्की सतह पर किसी लेजिस्लेशन में कोई रोल नहीं। जिस दिन इनकी पार्टी ने हाथ खड़े करवा के कोई बिल मंजूर करवाना हो या रिजेक्ट करवाना हो तो ये आ जाते हैं। बाकी वहां से ये पैसे लेते रहते हैं। तो ये जो पूरा हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है, जिस अंदाज से चल रहा है, उसमें बहुत बड़ा मिसिंग फैक्टर है कि आपके यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट है, जो ग्रास रूट लेवल से आपकी गवर्नेंस स्टार्ट होनी चाहिए, वो नहीं है। तो हमने इसके अंदर जो मॉडल दिया है सबसे फंडामेंटली वो दिया है कि गवर्नेंस का सिस्टम हम फंडामेंटली तब्दील करें, डिवॉल्व करें। अच्छा, इस पे भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, और जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं गलत तरीके से तो वो उस टर्मिनोलॉजी को ही पॉल्यूट या उसको करप्ट करके रख देते हैं। मुशर्रफ साहब ने डेवोल्यूशन ऑफ पावर का लफ्ज इस्तेमाल किया, उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। भुट्टो साहब ने सोशलिज्म का लफ्ज इस्तेमाल किया, नेशनल। उसका बेड़ा गर्क करके। जियाउल हक ने इस्लामी निजाम का नाम इस्तेमाल किया, उसका। तो अब ये डेवोल्यूशन, ये नारे लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रियल टर्म्स में किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट बनती है, काम करती है, और उसको गवर्नमेंट कहेंगे हम। अभी आपके यहाँ लोकल बॉडी कहा जाता है। देखिए, गवर्नमेंट और बॉडी में फर्क है। गवर्नमेंट सही। गवर्नेंस होती है, और गवर्नमेंट का मतलब ये होता है दो चीजें, कि लॉ एंड ऑर्डर उसके पास हो, जो अपने इलाके का जो लोकल रूल ऑफ लॉ है वो उसने मेंटेन करवाना है, प्लस लोकल लेवल की डेवलपमेंट उसने करनी है, और उसके लिए उसने फंड्स भी लेने हैं और लोगों को डिलीवर करना है और लोकल लोगों को आंसरेबल भी होना है। सही। तो वो जो दो जो लेवल्स हैं जो गवर्नेंस के हैं वो हमारे यहाँ लोकल बॉडी के पास नहीं है। आपके पास लोकल पुलिसिंग सिस्टम नहीं होता। आपके यहाँ कोई दहशतगर्द आके घुस जाए, बैठ जाए, रहने लगे, साथ वाले घर वाले को पता नहीं होता कि ये कौन है। तो एक लोकल गवर्नेंस का सिस्टम, वो बुनियाद है हमारे इस प्रोग्राम की। उसको फिर जो उसके दायरा कार से चीजें बाहर हों वो फिर आप सूबाई सतह पर ले जाएं, और जो और उससे उसके ऊपर है बाद वो फिर नेशनल, नेशनल लेवल पर। कौमी। तो ये ग्रास रूट लेवल पे पावर को जब तक ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ये स्ट्रक्चर कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकता। उसकी क्रक्स ये है। और ठीक। दूसरा ये कि जो हमारे पुराना जो ये सीएसएस के ये जो लोग आते हैं, ये आपने एमबीबीएस की डिग्री ली है, आप लग गए सेक्रेटरी फाइनेंस। आपने मास्टर्स किया बायोलॉजी में, आप लग जाते हैं सेक्रेटरी पावर। सही। तो कोई रब्त नहीं है। ये अंग्रेज का जो सिस्टम था उसके हिसाब से ये बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है। तो गवर्नेंस का सिस्टम बदलना, फिर फॉरेन पॉलिसी जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि हमें एक पाकिस्तान के मफाद के रखते हुए करनी चाहिए, और लोकल अलाइनमेंट्स में उस पर। इसके बाद फिर बाकी जो शोबात है, तालीम है, उस पर हमने कहा है फोकस किया जाए। डिफेंस है, उसकी बुनियादी जरूरियात जरूर रखी जाए, लेकिन उस पर बहुत सारे हैं जिनका के बराह रास्त कम्बैट सिस्टम से, कम्बैटिंग से ताल्लुक नहीं है, उनको रिड्यूस किया जाए।
तो इस तरह की मोटी मोटी चीजें हैं। वो सारा मशहूर 100 सफ़े का नहीं, तो वो ख्याल बिल्कुल कर सौ सकते हो, सफ़े लेकिन का मोटी आपका मोटी। मंशूर है। अच्छा हसन हाँ। साहब, यहाँ पे दो चीजें और मैं पूछना चाहूंगा। आपकी कोशिश ऐसी है कि मैं आपको देखा है अंग्रेजी करते हुए, ये तमाम डॉक्यूमेंट को बनाते हुए, बजाते खुद मैंने देखा है, मैं आपके साथ रहा हूँ। मगर दो सवाल है मेरे। वो एक तो ये कि क्या तो ये आपने एक डॉक्यूमेंट बना दिया और जो इख्तिदार, ऐवान इख्तिदार है, वहां आप पेश कर दें और कोई डिक्टेटर वहां पे बैठा हुआ हो, वो आपकी चीज समझ के जो है वो पढ़ ले और उसको कोई एक दो चीजें भी समझ आ जाएं तो वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर ले। एक तो हल ये हो सकता है। दूसरा हल ये हो सकता है कि आप एक पार्टी बनाएं, बोर्जुआ पार्टी बनाएं। और तो ये दोनों में से आप किसको ऑप्ट करना चाह रहे हैं? क्या आप इख्तिदार आला, ये जो ऐवान इख्तिदार है वहां तक आपकी रसाई है कि आप कहें कि भाई ये हमने, हमारी रिसर्च है, इसको जरा देखो? और अगर ये ऑप्शन नहीं तो दूसरा ऑप्शन जो पार्टी का ऑप्शन है, एक पूरा बोर्जुआ पार्टी बनाने का, उसके प्री रिक्विजिट्स होते हैं, उसके लवाजमात होते हैं। तो ये किस तरह आप ये करेंगे? क्योंकि बिल्कुल सीधे साधे लोग, ईमानदार लोग जो अपनी पूरी पूरी जिंदगियां ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजार के, क्योंकि पूरी इमरान की पार्टी बनते हुए देखी है कि बोurजोआ पार्टी किस तरह खड़ी होती है, कैसे कैसे फुला 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 चाहिए है, जिनको एटीएम कहा जाता है पार्टी का, ये सब चीजें आपके पास नहीं है। तो ये इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इस सारे सिस्टम को? आपने हर चीज, पूरी रिसर्च आपने कर ली। ये बिल्कुल बड़ा वैलिड है आपका सवाल, और यही वाकई इस वक्त जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, वो यही चैलेंजेस हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये नैरेटिव, पहले तो ये नैरेटिव पॉपुलर हो जाए, तो फिर वो पार्टी खुद ब खुद ग्रास रूट लेवल पे ग्रो करना शुरू कर देती है। हमने अपने सामने पीपल्स पार्टी को देखा है ग्रास रूट लेवल पे ऐसे खुद रॉ वो उभरी कि गली मोहल्ले के लोग अपनी ही कोई बंदा बैठक खाली कर देता था, और वहाँ पार्टी का झंडा घर में ही अपनी मशीन पे सिलवा के लगा के, और शेख रशीद या मिराज खालिद को बुला के इफ्तिताह करवा लेते। एक तो वो तरीका होता है, लेकिन वो बड़ा ही फास्ट और वो, लेकिन हम एक ऑर्गेनिक तरीके से मूव करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये अवेयरनेस और इसकी रियलाइजेशन रखने वाले लोग जो हैं, वो पहले उनका इजाफा हो, फिर वो ग्रेजुअली इसको पॉपुलराइज करें। तो सबसे पहले तो ये लोकल गवर्नेंस का स्लोगन पॉपुलर हो। वो जो स्लोगन हमने इसमें दिए हैं, जो जो प्रोग्राम दिए हैं, वो पहले पॉपुलर स्लोगन्स की शक्ल इख्तियार करें। अभी देखिए मिसाल ये है कि सूबाई खुद मुख्तारी, सूबाई खुद मुख्तारी एक स्लोगन की हद तक होता था। जब वो स्लोगन बहुत मजबूत हुआ तो 18वीं तरमीम के थ्रू बुरा भला कुछ करना पड़ा। ठीक। अब ये जो लोकल गवर्नेंस के बारे में पूरी प्रोग्राम और पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो देना, उसको पॉपुलराइज करना, क्योंकि ये अभी पॉपुलर ही नहीं है। सही। आम लोग ये समझते हैं कि इलाके का काम करवाना और इलाके की बेहतरी का काम करवाना एमएनए एमपीए का काम है, और यूनियन काउंसिल जो है वो सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है टू बिकम एमपीए और एमएनए टुमारो, या सही। फंड लेने के लिए एक हुकूमत से। ये है कॉन्सेप्ट। तो इसकी जगह एक नया कॉन्सेप्ट कि लोकल गवर्नमेंट होती क्या है, पहले तो हमारा स्टेप में है कि हम उसको पॉपुलराइज करें, और फिर उसको रिलेट करें हम फिर नेशनल लेवल की बाकी चीज़ों के साथ। तो बाकी बात आपकी दुरुस्त है कि चले। चैलेंजिंग तो है ये सब कुछ, हाँ। बट लेट अस नहीं, सी। विश यू ऑल द बेस्ट हसन जाफर साहब। आपका, आपसे सिर्फ 40 मिनट मांगे थे और आपका 1.5 घंटा मैंने ले लिया है। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। और उम्मीद है कि आइंदा भी आपको जो है मैं तंग करता रहूंगा और आप इसी तरह टाइम देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोस्ट आपका। वेलकम। थैंक यू मोस्ट सर। वेलकम। मोस्ट थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे।